वेलकम बैक। एज यू नो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने इसमें यूरोपियन यूनियन और उससे पहले वर्ल्ड वार सेकंड की बात की थी। आज जो हम बात करेंगे, जो फैक्ट्स की हम बात करेंगे टू द पॉइंट, एक तो कोल्ड वार की बात करेंगे और दूसरा हम यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की भी बात करेंगे। सबसे पहले जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की वो आइडियोलॉजी होती है जो उन्होंने यूज़ की ताकि हम बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी ओर ले लें, और ये टकरा रही थी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म या सोशलिज्म के साथ। तो ये भी एक कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये भी एक रीज़न बना इनके बीच कोल्ड वार हुआ। तो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट इनके बीच रहा, वो भी एक रीज़न बना इनके बीच कोल्ड वार हुआ। और जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो हम इसको मानते हैं ये प्रमोट करती है फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसमें किसी तरह की आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन जब हम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी देखते हैं, जिसको हम कम्युनिज्म या सोशलिज्म कहते हैं, वहाँ पर आप पहली बार ट्रेड सिर्फ कर सकते हो कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, और दूसरा वहाँ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट 1947 में अपने नाम पर एक प्लान देता है ताकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, और वो हमारी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करे और कम्युनिज्म को पनपने ना दे, कम्युनिज्म को कंटेन करे, कंट्रोल करे। तो वो देता है अपने नाम पर एक प्लान, दैट इज़ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। और ट्रूमैन डॉक्ट्राइन हैरी ट्रूमैन के नाम पे आ गए 1947 में, और मकसद रहता है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म और कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को डेवलपमेंटल एड था ये, ताकि वो एड भी ले ले और कैपिटलिज्म को फॉलो करे रादर देन कम्युनिज्म। तो कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के लिए ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आती है। फिर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल ने भी प्लान दिया, मार्शल प्लान 1947 से 52 तक उसके नाम पे दिया गया, और इसका भी पर्पज़ यही था कि कम्युनिज्म की जगह ये कैपिटलिज्म को ही फॉलो करे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और उनको एड भी मिले। और ये मार्शल प्लान जो था, ये पहला बेसिक पॉइंट बन जाता है जो हमने रिसेंटली यूरोपियन यूनियन पढ़ी। फिर अमेरिका मिलिट्री ग्रुप बनाता है नेटो 4 अप्रैल 1949 में, ताकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की प्रोटेक्शन यकीनी बने, उनमें कम्युनिज्म पनपे ना, फैले ना, और वहाँ अगर रहे तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म रहे, और उनकी प्रोटेक्शन भी हम यकीनी बनाए। तो उसके लिए उन्होंने फोर्स बनाया 4 अप्रैल 1949 में, जिसको हम नेटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इब्तिदा में इसके 12 मेंबर्स थे, और राइट नाउ ये मिलिट्री ग्रुप जो है, इसमें 29 मेंबर्स 2020 से पहले थे। तो मोंटीनेग्रो था 29th मेंबर, और राइट नाउ इसके 30 मेंबर्स है, और 30th मेंबर जो 2020 में बना वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। बाकी जो यूएस के मिलिट्री ग्रुप रहे, उनमें ईस्ट एशिया के लिए सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1954 में बना, 1977 में ख़त्म हुआ। हेडक्वार्टर उसका थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक में था। और इसी तरह अमेरिका ने एक और मिलिट्री ग्रुप दिया जिसको हम सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इराक की कैपिटल सिटी बगदाद में था। और जो अगर सीटो 1954 में बना, सेंटो 1955 में बना। सीटो 54 से 77, सेंटो 55 से 79 तक रहता है। और ये जो सेंटो है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 9 मेंबर्स थे सीटो के और 5 मेंबर्स थे सेंटो के। उसके बाद ये 3 मिलिट्री ग्रुप्स अमेरिका के होते हैं, और इसमें 2 तो ख़त्म हो गए। अब इस वक्त जो चल रहा है यूएन के तहत, वो है नेटो। तो दैट इज़ अमेरिकाज क्रिएशन वे बैक इन 1949 ऑन 4 अप्रैल। और इसके जवाब में यूएसएसआर ने भी अपना मिलिट्री ग्रुप दिया पोलैंड की कैपिटल सिटी वारसा के नाम पर। 55 में 1 मई 55 को उन्होंने वारसा पैक्ट दिया, और जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुई, तो उसी के साथ ये वारसा पैक्ट भी ख़त्म हुआ। इसका मकसद बिल्कुल नेटो के अपोजिट में था कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की हिफाजत करे और उनमें कैपिटलिज्म ना फैले, बल्कि कम्युनिज्म प्रमोट हो। उससे पहले यूएसएसआर ने एक और ग्रुप दिया था, एक और प्रोग्राम, ये जो प्लान दिया था, दैट इज़ कॉमिनफॉर्म। कॉमिनफॉर्म का मकसद था कम्युनिज्म स्ट्रांग हो जाए ईस्टर्न यूरोप में और यूएसएसआर में, और उसकी भी अपोजिशन थी कैपिटलिज्म के साथ।
और जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कोल्ड वार 1945 से स्टार्ट हुआ और 1991 तक रहा। लेकिन इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, ये जो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद, दो ब्लॉक्स के बीच, यूएस और यूएसआर के बीच, पहले इसमें जो तनाव रहा, टेंशन रहा, वो 1945 से 1970 तक ज़्यादा रहा। उसके बाद थोड़ी सी रिलेशन ठीक हो गई 71 से 79 तक, जब साल्ट फर्स्ट 1972 में साइन होती है, साल्ट सेकंड 1979 में सेकंड साइन हो जाती है यूएस और यूएसआर के बीच। तो इसे हम कहते हैं दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। और सिर्फ ये साल्ट दो इन्होंने साइन नहीं किए, बल्कि एक पीस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हुई हेलसिंकी में, जिसको हेलसिंकी अकॉर्ड्स ऑफ 1975 कहा जाता है। उसमें 35 मेंबर्स ने शमूलियत अख्तियार की थी और उसमें यूरोपियन यूनियन भी था एक्सेप्ट अल्बानिया। तो वो जो पीस एंड सिक्योरिटी पे वो हेलसिंकी अकॉर्ड्स हुई थी वो भी 1975 में हुई। इसलिए कहते हैं कोल्ड वार की जो टेंशन रही पहले 45 से 70 तक रही, फिर टेंशन ईज होने लगी। तो ईजिंग और रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन इज नोन एज डिटेंट। डिटेंट इज अ फ्रेंच टर्म जिसका मकसद है ईजिंग और रिलैक्सेशन ऑफ द टेंशन और लेसनिंग ऑफ द टेंशन। और ये जो डिटेंट रही ये 1971 से 79 तक रहती है, इनके बीच थोड़ी सी कॉपरेशन आ जाती है। उसके बाद सोवियत यूनियन की जो फौज है वो अफगानिस्तान में इंटरवेन करती है 1979 से, तो इसीलिए कहा जाता है टेंशन फिर से बढ़ जाती है 1980 से 85 तक। और 85 के बाद यूएसएसआर के जो लीडर आते हैं मिखाइल गोर्बेचोव, वो रिफॉर्म्स करते हैं यूएसएसआर में, थोड़ा सा वेस्टर्न ब्लॉक के वो करीब जाते हैं। तो न्यू कोल्ड वार के बाद फिर से रिलेशन थोड़ी सी कोऑपरेटिव बन जाती है, जिसको हम न्यू डिटेंट कहते हैं 1985 से 1990। तो जनरली कोल्ड वार फॉलोड बाय डिटेंट, फॉलोड बाय न्यू कोल्ड वार, फॉलोड बाय न्यू डिटेंट। लेकिन जनरली अगर बात करेंगे तो 45 से लेके 1991 तक ये कोल्ड वार रहा, जिसमें कोल्ड वार भी रहा, डिटेंटी भी रही और न्यू कोल्ड वार के साथ साथ न्यू डिटेंटी भी रही। तो एंड हुआ कोल्ड वार का डिसइंटीग्रेशन के साथ 1991 में। इसके दौरान बहुत सारे छोटे लोकल वार्स भी हुए, जिसमें चाइना रशिया वार भी है जो 1969 में हुआ। और इसी में एक और एरिना आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच जो कोरियन क्राइसिस रही, जो कोरियाज दो के बीच जो वार रही, क्योंकि नॉर्थ कम्युनिस्ट था और साउथ कैपिटलिस्ट था, तो उनके बीच भी जंग चली 50 से 53 तक। मिलाकर उनके बीच बाउंड्री लाइन डाली गई लेटीट्यूड 38 पैरेलल, क्योंकि लेटीट्यूड उसको कहा जाता है पैरेलल्स एज दे आर इक्वल, दे आर पैरेलल टू इक्वेटर। सो 38 पैरेलल जो है दैट इज द बाउंड्री और सेपरेटिंग लाइन बिटवीन द टू कोरियाज। इसके अलावा एटमी प्रोग्राम्स को अगर देखेंगे तो जो दो एटम बम्स यूज़ किए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानीज़ दो स्टीव्स पर 6 और 9 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय एंड फैट मैन उनके नाम थे। और जो दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था जिसमें एक तरफ से एलीड थे, दूसरी तरफ से एक्सिस थे। एलीड में 4 थे, यूएस, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, और एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान थे। कोल्ड वार को नेहरू ने कहा प्रोपेगेंडा वार, ब्रेन वार, नर्व वार, लेकिन फ्लेमिंग ने इसको कहा था कोल्ड वार को कि ये वो वार है जो मैदानी जंग में नहीं लड़ी जाती है बट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। एंड कोल्ड वार टर्म यू नो दैट जो क्वाइन की थी बर्नार्ड बारुच ने, जो अमेरिकन स्टेट्समैन था, उसके बाद इसको पॉपुलर किया वाल्टर लिपमैन ने, और उसने बुक भी दी कोल्ड वार पे, लिपमैन ने। और जो 5 कंट्रीज जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर अचीवमेंट्स हासिल किए थे, यानी एटम बम्स टेस्ट किए थे, अपने पास एटम बम्स संभाल के रखे थे, यूनाइटेड स्टेट्स 1945, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और रशिया 1949, इंग्लैंड 1952, फ्रांस 1960 एंड चाइना 1964। तो जैसे बारुच ने सबसे पहले टर्म इस्तेमाल की कोल्ड वार की, और पॉपुलर इसको वाल्टर लिपमैन ने किया। लेकिन कोल्ड वार के दौरान जो छोटे छोटे एरिनाज हुए जो बड़ी जंग में तब्दील नहीं हुए, थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी। तो इसी तरह जो जर्मनी थी, जर्मनी के 2 टुकड़े किए गए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी। अगर ये यूरोप है तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न हिस्से में ईस्टर्न जर्मनी गया और वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न जर्मनी बन गया। और बीच में जो दीवार लगाई गई जिसको हम कहते हैं बर्लिन वाल, और बर्लिन वाल के लिए अगर पूछा जाएगा सेंट्रस्ट पॉइंट क्या है तो दैट इज़ चार्ली। सो चार्ली इज़ द डिवाइडिंग लाइन जहाँ पर बर्लिन वाल बना। चार्ली वो पॉइंट है जहाँ पर ये बर्लिन वाल तामीर हुआ।
और कोल्ड वार की जो बुक है वो वाल्टर लिपमैन ने लिखी। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कुछ कोल्ड वार के दौरान हुए, जिनमें बर्लिन ब्लॉकेड है 1948 से लेके 1949 तक। ये बर्लिन ब्लॉकेड क्या था? अमेरिका को जो सप्लाई लेनी थी वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, उनको ईस्टर्न जर्मनी से जाना पड़ता था। तो वेस्टर्न जर्मनी में सप्लाई लेने के लिए अमेरिका को ईस्ट जर्मनी के बीच में से गुजरना पड़ता था। तो यूएसएसआर ने वहाँ पर उनकी जो सप्लाई है वो बंद कर दी थी, रोड सील किए थे, एग्जिट पॉइंट्स भी बंद कर दिए थे। तो बर्लिन ब्लॉकेड रहा उस दौरान। उसके बाद कोरियन क्राइसिस हुए 1950 से 53 तक, जब नॉर्थ वर्सेस साउथ था। तो नॉर्थ की मदद के लिए चाइना और यूएसएसआर, और साउथ की मदद के लिए फिर अमेरिका आ जाता है। और फिर आखिरकार वो बड़ी जंग में तब्दील नहीं होती है और उनके बीच 38 पैरेलल की बाउंड्री लाइन आ जाती है। स्विस कैनाल क्राइसिस 1956। स्विस कैनाल जो है इंग्लैंड, ये जो स्विस कैनाल है इसमें मिस्र यानी इजिप्ट और इजराइल के बीच असल में कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इजराइल को अपने हवारी यूरोप से आ गए इंग्लैंड और फ्रांस, तो वो इजराइल की मदद के लिए आए थे। लेकिन ये क्यूबन मिसाइल, ये जो स्विस क्राइसिस है, ये भी एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करने में नाकाम रही, क्योंकि वहाँ पर यूएसएसआर और यूएन ने इंटरवेन करके धकेल दिया पीछे यूके, फ्रांस और इजराइल को। लिहाजा स्विस कैनाल क्राइसिस एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करने में नाकाम हुई। उसके बाद बर्लिन क्राइसिस 1961, जिस तरह से बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था 48-49 में, तो बर्लिन क्राइसिस 1961 में कैसे हुई थी? बर्लिन क्राइसिस में अब इस वक्त अल्टीमेटम दिया था यूएसएसआर की फौज ने, यूएसएसआर की लीडरशिप ने, जो भी वहाँ लेबर्स थे या फौज थी अमेरिका की वेस्टर्न जर्मनी में, उनको अल्टीमेटम दिया था निकलने का, सप्लाईज बंद करके, एग्जिट पॉइंट सील करके उनको अल्टीमेटम दिया था निकलने का। तो एक क्राइसिस रहे 1961 के दौरान, और इसी दौरान वहाँ बर्लिन वाल तामीर हो गया, और जो सेंट्रल पॉइंट चार्ली से होके गुजरता है। उसके बाद कोल्ड वार का वो वाला पॉइंट, वो वाला फेज, जब एक मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड सिचुएशन आ गई, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का किस्सा 1962 में आ गया। इसको क्यूबा में बोला जाता है अक्टूबर क्राइसिस। अक्टूबर का महीना था, 10 दिनों तक ये रहा, तो 10 डेज अक्टूबर क्राइसिस इन क्यूबा। कैरिबियन क्राइसिस, क्योंकि कैरिबियन एरियाज़ है जहाँ पर जमाइका, किंगस्टन, एंटीगा एटसेट्रा आते हैं, तो कैरिबियन क्राइसिस इसको यूएसएसआर में कहा जाता है, और जनरली इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। इस दौरान क्या हुआ था? जो क्यूबा है दैट इज़ वन ऑफ द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, लेकिन वहाँ पर जो बे ऑफ पिग्स है वहाँ पर उन्होंने, यूएसएसआर ने अपने हथियार छुपाए थे ताकि अमेरिका को नज़दीक से मार करे। लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस था, तो उनके स्पाई वार प्लेन्स ने उन्होंने वो डिटेक्ट किए, और इस तरह से उनके बीच टेंशन उस टाइम बढ़ गई थी 1962 में। और यूएसएसआर ने भी वापस इल्ज़ाम लगाया था कि आपने भी तुर्की में शायद हथियार छुपाए हैं हमारे लिए। लेकिन उसके बाद अमेरिकन लीडरशिप ने यूएसएसआर को वार्न किया कि हथियार आप क्यूबा से निकाले, अदरवाइज़ हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उसके बाद दोनों के बीच वर्ल्ड की जो फर्स्ट हॉटलाइन है वो वेरी नेक्स्ट ईयर 1963 में तामीर होती है, बिटवीन क्रेमलिन यूएसएसआर एंड वाइट हाउस वाशिंगटन। उसके बाद वियतनाम वार भी बड़ी जंग की सूरत अख्तियार करने में नाकाम रहा। इसके भी दो हिस्से, नॉर्थ साउथ वियतनाम। नॉर्थ था कम्युनिस्ट और साउथ था कैपिटलिस्ट। लेकिन वहाँ पर जो नॉर्थ था, इनको भरपूर स्ट्रेंथ हासिल थी, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका आखिरकार वहाँ से भी निकल गया, क्योंकि उनका साउथ वियतनाम, उसको वो प्रोटेक्शन देने में नाकाम रहे। और इस वियतनाम वार को कभी कभार कहा जाता है इंडो चाइना वार। ये इंडिया और चाइना नहीं है, बट जो कल्चरली अगर हम वियतनाम वार को देखेंगे या वियतनाम के लोगों को देखेंगे, तो कल्चरली वो इंडिया और चाइना के साथ रिजेंबल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वियतनाम वार को कहा जाता है इंडो चाइना वार, फ्रॉम 1955 to 75 और 59 to 75। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज है, एक और इम्पॉर्टेंट वार है योम किपुर वार। योम किपुर वार 1973। और जो ये योम किपुर वार होता है, ये होता है कुछ अरब कंट्रीज़ के बीच, और वो लड़ती है किसके साथ? इजराइल के साथ। तो कुछ अरब कंट्रीज़ होती है और उनकी ये जंग रहती है इजराइल के साथ, क्योंकि 1967 के दौरान इजराइल जो है वो कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ लड़कर उनकी ज़मीनें लेता है, जैसे वेस्ट बैंक को लेता है, जैसे गोलान वो लेता है, जिसको रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था गोलान हाइट्स बिलोंग्स टू इजराइल। तो योम किपुर वार जो था, इस दौरान एक तो ऑयल क्राइसिस थे 1973 में, और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी चल रही थी।
तो इस योम किपुर वार के टाइम एक तो रमज़ान था मुसलमानों का, तो रमज़ान वार भी इसको कहा जाता है, और दूसरा अक्टूबर का महीना था, तो अक्टूबर वार भी इसको कहा जाता है। योम किपुर एक होलीस्ट डे होता है जिव्स के लिए, जिस तरह वो अपनी सिन्स की माफ़ी चाहते हैं, रिपेंटेशन करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अहम ये दिन था। और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको सडन स्ट्राइक मिलेगी, और स्ट्राइक उनको किया किसने? इजिप्ट और साइरिया ने, और फाइनली इजराइल ने उनको फिर से हरा दिया, इजिप्ट एंड साइरिया को, क्योंकि वो अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीनें वापस लेना चाहती थी, और बिल्कुल वो उसमें नाकाम हो गए। तो 6 से 25 अक्टूबर 1973 तक ये योम किपुर वार, अक्टूबर वार या रमज़ान वार रहता है। उस दौरान वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस भी थी, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी थी। तो इसमें 2 अरब कंट्रीज़ थी, एक थी इजिप्ट मिस्र, और साइरिया शाम। उसके बाद सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन होता है अफगानिस्तान में 10 साल के लिए, 1979 से लेके 1989 तक, उसी की वजह से जो न्यू कोल्ड वार है वो स्टार्ट होती है। और उसके जवाब में अमेरिका बायकॉट करता है कि हम समर ओलंपिक्स के लिए यूएसएसआर नहीं जाएंगे, और मॉस्को की लीडरशिप यूएसएसआर की भी वापस जवाब 1984 में देती है कि हम लॉस एंजल्स समर ओलंपिक्स में शमूलियत नहीं करेंगे। तो इनके बीच टेंशन रहती है इस न्यू कोल्ड वार के दौरान। लेकिन एक डेंजरस फेज इसमें आता है। एक तो हो जाता है सवेट डाउनिंग ऑफ कोरियन एयरलाइंस फाइटर 007 इन 1983। एक सिविल एयरलाइनर होता है कोरिया का, जो अमेरिका से आता है कोरिया, लेकिन कहीं पर वो सोवियत यूनियन की टेरिटरी से गुजर रहा था, तो सोवियत यूनियन ने उसको, जो उसमें 200 सवारियाँ थी, उसको मार गिराया था। उसके बाद डेंजरस फेज जो 1980s के दौरान आया न्यू कोल्ड वार में, दैट वाज नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज 1983, जो वो कर रहे थे बेल्जियम में, और उसको नाम दिया गया एबल आर्चर नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये बड़ी एडवांस्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी, एंड यूएसएसआर जो थे वो इसको कंसिडर कर रहे थे ये हमारे लिए शायद कर रहे हैं। और इस दौरान अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था 1979 के दौरान, उसने, जो रोनाल्ड रेगान थे, उन्होंने स्टार वार्स की भी बात की थी। स्टार वार्स एक स्ट्रेटजी थी जो उन्होंने लाइव प्रोग्राम में दिया था, टेलीविजन प्रोग्राम में, कि हम एक जो थ्रेट हमें लग रहा है, न्यूक्लियर थ्रेट यूएसएसआर से, उससे बचने के लिए उन्होंने स्टार वार्स टर्म इस्तेमाल की थी। लेकिन बिल्कुल वो फिर उसमें वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो बिल क्लिंटन ने 1993 में उस स्टार वार प्रोग्राम को ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो जाती है यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर या उसके जो निकलते हैं रशिया या बाकी टोटल 15 रिपब्लिक्स उसके निकलते हैं, उनको एड मिलती है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो जब वो कैपिटलिस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट से मदद लेते हैं, तो वो कम्युनिज्म से थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं कैपिटलिज्म की ओर। उसको नाम दिया जाता है शॉक थेरेपी का। जब हम कोल्ड वार के इम्पैक्ट्स देखते हैं, इफेक्ट्स क्या रहते हैं कोल्ड वार के, तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड में बाइपोलरिटी आती है, 2 सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस एंड यूएसएसआर। न्यूक्लियर वेपन्स की रेस या मिलिट्री पावर की रेस बढ़ जाती है, वर्ल्ड पीस मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, बैलेंस ऑफ टेरर आ जाता है वर्ल्ड में, पीस कहीं भी नहीं दिखता है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ होती है जो कहते हैं अभी अभी तो हम आज़ाद हुए, अभी हमें गुलामी में फिर से नहीं बैठना है, तो वो तीसरा महाज खड़ा करती है इन द फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नैम में जो 120 मेंबर्स है राइट नाउ, इसकी लीडरशिप जो फाउंडिंग है नेहरू इंडिया से, कॉलोनल नासिर जो है यूएसएस इजिप्ट से, और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से, और 2 और इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, एनक्रामा घाना से और स्कारनो इंडोनेशिया से। तो नैम के साथ साथ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये 2 चैलेंजेस रहे थे बाइपोलरिटी को, क्योंकि वो कंट्रीज़ जिन्होंने 2 पोल्स को ज्वाइन नहीं किया वो न्यू और नैम में थे, मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और जो टर्म नैम है ये जॉर्ज लिस्का ने कॉइन की थी। और कोल्ड वार का एक एडवांटेज ये हुआ कि इससे बड़ी जंग जो है वो नहीं हुई, तो इट मेड इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वार। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इसमें ऑपरेट ही नहीं हुआ, तो ये कोल्ड वार का इम्पैक्ट रहा। अब यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो गई, वो क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई? क्योंकि उसके लिए इल्ज़ाम लगाया गया मिखाइल गोर्बेचोव को, जिसने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी, जैसे पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, उस्कोरनी, और उनका मकसद था ओपननेस, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशन विद द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स। तो उसके लिए उसको ब्लेम लगाया गया कि डिसइंटीग्रेशन हुई, या बाकी कुछ रीजंस भी थे, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ यूएसएसआर,
या उसके अलावा वहाँ कंज्यूमर शॉर्टेजेस थी मार्केट में, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी थी। तो ये वो रीजंस है जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर, लेकिन बड़ी ब्लेम जो लग गई वो गोर्बेचोव पे लग गई। और इम्पैक्ट इसका ये रहा डिसइंटीग्रेशन का, इसके 15 टुकड़े निकले, 15 कंट्रीज इसकी निकली, लेकिन इसकी वजह से जो कन्फ्रंट्रेशन थी यूएसएसआर के बीच वो ख़त्म हो गई। बाइपोलरिटी की जो इक्वेशन थी वो चेंज हो गई यूनिपोलरिटी में, ओनली यूएस दी सुपर पावर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा डोमिनेंट बन गई और उसको सपोर्ट मिला वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, तभी तो शॉक थेरेपी इन एरियाज़ में हुई थी। फिर ईस्टर्न एरियाज़ में बहुत सारी नई कंट्रीज़ निकल के सामने आ गई डिसइंटीग्रेशन से, जो कुछ बाल्टिक स्टेट्स है, बाल्कन है, और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। उसके साथ साथ जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे सीटो सेंटो तो ख़त्म हो चुके थे, तो डिसइंटीग्रेशन के साथ वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हुआ, तो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप की तरह उभरने में कामयाब हुई नेटो, जो आज भी चल रही है अंडर यूएन। और उसके साथ साथ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोप में कामयाब हुई, एंड दैट इज़ यूरोपियन यूनियन।